हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जेबी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी थर्ड वीडियो है एनसीईआरटी की श्रृंखला में, और अगर आपने वो दो नहीं देखी है पिछली तो आप जाकर चैनल पर फ्रेंड्स देख सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस, फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। फ्रेंड्स, कैसे किया जाता था? योजनाबद्ध तरीके से। पहली लाइन हमें ये मिल गई। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। नेक्स्ट है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। थर्ड है, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। और डी है, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। आप लोगों को क्या लग रहा है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? तो अगर हम ध्यान से देखें कि इनकी जो योजना प्रणाली थी वो बहुत ही योजनाबद्ध थी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने घरों के निर्माण किए थे। तो जो सी ऑप्शन है कि नगरों में जो नाले थे उनको खुला रखा जाता था, ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। उन नालों को क्या था, ढककर रखा गया था और उनको क्या था, मेन होल से जोड़ दिया गया था। मेन होल से जोड़ दिया गया था फ्रेंड्स। तो इसमें दो मंजिल के मकान होते थे, ये भी ठीक है। और अधिकांश घरों में अलग स्नानागार होता था और कुएं भी होते थे, ये भी सही है। और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से जा सके, ये भी ठीक है। लेकिन नालों को खुला रखा जाता था फ्रेंड्स, ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा के हड़प्पा के हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, नगरीय थी। ठीक है। तो पहला है कि नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। नेक्स्ट है, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। तो कौन सा कथन इसमें ठीक होगा फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजनाएं तैयार करता था। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। जो शासक वर्ग होते थे वही यहाँ पर खास इमारतें बनाने की मतलब योजनाएं प्लान करते थे। नेक्स्ट है, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, ये भी सही है। और जो लिपिक थे फ्रेंड्स, वो क्या करते थे, जो मोहरें होती थी ना, उन पर लिखते थे। और जो शिल्पकार थे वो उद्योग स्थल पर जाकर काम करते थे। उन जैसे आजकल फैक्ट्रीज होती हैं, तो उस समय भी क्या था, शिल्पकारों के लिए एक अलग सी जगह होती थी जिस पर जाकर शिल्पकार अपना काम करते थे। ओके, तो राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा, ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, गुजरात, बी, हरियाणा, सी, पंजाब और डी, राजस्थान। तो आप लोगों को पता होगा ये कहाँ है। राइट ऑप्शन क्या होगा, गुजरात। ये गुजरात के खादिर बेत के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या है कि साफ पानी मिलता है। और यहाँ की जमीन कैसी थी फ्रेंड्स, उपजाऊ थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो हड़प्पा का लोथल नगर है वो किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, गुजरात। जो ये लोथल था फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था कि कीमती पत्थर जैसे क्या थी, बहुत अच्छी अच्छी कीमती चीजें यहाँ पर मिल जाती थी। लोथल में व्यापारिक बंदरगाह था फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट चलते हैं। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं है तो आराम से देखिए इसको। ए कह रहा है कि गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। बी, यहाँ एक बंदरगाह भी था। सी, इस नगर में एक भंडार गृह भी था। डी, यहाँ से एक इमारत मिली है जहां मनके बनाने का काम होता है।
तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो लगा लिया होगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स। तो नंबर ए जो है वो यहाँ पे कैसा है, इनकरेक्ट है, गलत है। ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है फ्रेंड्स, ना कि माही नदी के किनारे। ओके, यहाँ पर जो नदी है वो भोगवा नदी है, और जो भोगवा नदी थी फ्रेंड्स वो साबरमती की हेल्पिंग नदी है फ्रेंड्स। साबरमती की हेल्पिंग नदी है, मतलब साबरमती की सहायक नदी है। बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ एक बंदरगाह भी था, इस नगर में एक भंडार गृह भी था, यहाँ से एक इमारत भी मिली है फ्रेंड्स जहां पर मनके बनाने का काम होता था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वेद संख्या में 4 है, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? सभी को पता है इसका आंसर। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है फ्रेंड्स उसमें 1000 क्या है, प्रार्थनाएं हैं। ओके, और जो प्रार्थनाएं हैं उनको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? सूक्त भी बोला जाता है, सूक्त। और जो सूक्त है ना उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है अच्छी तरह से बोलना। सूक्त का मीनिंग होता है फ्रेंड्स अच्छी तरह से बोलना। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे पूछ लेता है जब वहां पे हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है? वैदिक ग्रंथ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है, उत्तर वैदिक ग्रंथ। तो 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 अथर्ववेद, 4 ब्राह्मण ग्रंथ और 5 उपनिषद। तो आपको पता है कि जो वैदिक काल था उसमें जो मेन ग्रंथ था वो हमारा ऋग्वेद था, लेकिन जो उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं वो कौन कौन से फ्रेंड्स? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। ये सभी किसके बाद लिखे गए हैं? ऋग्वेद के बाद लिखे गए हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उत्तर वैदिक ग्रंथ। और ये जो थे कहाँ पर लिखे गए थे फ्रेंड्स? गंगा यमुना वाले क्षेत्र में। ये सारे गंगा यमुना वाले क्षेत्र में लिखे गए थे। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद कैसे हैं फ्रेंड्स? उत्तर वैदिक ग्रंथ है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट चलते हैं। पाषाण युग में ताम्र युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाषाण युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। टू कह रहा है कि ताम्र युग में मनुष्य ने पत्थरों के औजारों के साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। तो दोनों ही ये कथन कैसे हैं फ्रेंड्स? सही है, बिल्कुल सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु सभ्यता का स्थल जहां खुदाई में एक डाक या नौका गोदी मिली है, जहां से माल नौकाओं पर लादकर भेजा जाता था और बाहर से आने वाला माल यहां उतारा जाता था, वह स्थल है कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, चन्हूदड़ो या कोट दीजी। तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स इसमें होगा लोथल। लोथल जो था एक बहुत बड़ा क्या था? बंदरगाह था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और यहाँ से क्या था कि व्यापार होता था यहाँ से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी। जो सूक्त थे उनकी रचना आर्यों ने किसके लिए की थी? तो किसकी स्तुति में की थी फ्रेंड्स? ए कह रहा देवताओं की स्तुति में, बी पुरोहितों की स्तुति में, सी राजा की स्तुति में, डी समिति या सभा की स्तुति में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ए देवताओं की स्तुति में। जो देवता थे उनकी स्तुति करने के लिए आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी। नेक्स्ट चलते हैं। सभा और समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है जो एक कथन है नंबर 1, समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय नहीं दे सकता था। 2 कह रहा है कि सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी सी संस्था थी। तो इसमें गलत कौन सा है, सही कौन सा है, इस पर विचार करना है। तो जो पहला वाला है ये कह रहा है कि समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय नहीं दे सकता था। फ्रेंड्स ये गलत है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी राय
स्पष्ट रूप से दे सकता था। ओके, और जो नेक्स्ट है, सवा चुने हुए लोगों की एक छोटी सी संस्था थी, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? बी, केवल 2। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ए बिम्सार, बी अजातशत्रु, सी उदयन और डी नागतशक। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर? बी अजात शत्रु। जो अजात शत्रु था, इसने क्या किया था? अपने पिता की क्या कर दी थी? हत्या। और फिर इसी के पुत्र ने इसकी हत्या कर दी थी। इसके पुत्र का नाम क्या था फ्रेंड्स? उदयन। जो उदयन था, इसने अपने पिता की यानी अजात शत्रु की हत्या कर दी थी। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा? बी अजात शत्रु। नेक्स्ट चलते हैं। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं हमने अंडरलाइन कर लिया ना, अब आराम से पढ़ते हैं। अशोक की राजाज्ञाओं को अभिलेखों में समझाया गया है। बी, अधिकांश राजाज्ञाएं खरोष्टी लिपि में है। सी कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर प्राकृत थी। डी कह रहा है कि अशोक की कुछ राजाज्ञाएं यूनानी भाषा में थी और अफगानिस्तान में खुदवाई गई थी। तो फ्रेंड्स, जो अशोक की राजाज्ञाएं थी, उनको अभिलेखों में समझाया गया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर प्राकृत थी, ये भी सही है। अशोक की कुछ राजाज्ञाएं यूनानी भाषा में थी और अफगानिस्तान में खुदवाई गई थी, ये भी सही है। अब इसमें गलत कौन सा है फ्रेंड्स? बी। जो अधिकांश राजाज्ञाएं थी फ्रेंड्स, वो खरोष्टी लिपि में ना होकर ब्राह्मी लिपि में थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में थी। और फ्रेंड्स, ये जो अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर प्राकृत है, वो क्यों थी? वो इसलिए थी क्योंकि जो आम जनता थी उसकी भी भाषा कैसी थी फ्रेंड्स? प्राकृत थी। और जो विशिष्ट लोग होते थे, उनकी भाषा फ्रेंड्स संस्कृत होती थी, और संस्कृत को हर व्यक्ति नहीं जल्दी समझ पाता था, इसलिए उसने प्राकृत भाषा में अभिलेखों की भाषा को रखा था। नेक्स्ट चलते हैं। अमरावती के स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए कह रहा है, इस पर महावीर के जीवन की घटनाओं को उभारों में अंकित किया गया। अमरावती के स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अमरावती के स्तूप है, वो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये देखना है। तो एक कथन है कि इस पर महावीर के जीवन की घटनाओं को उभारों में अंकित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस पर नीलगिरी नामक मदोन्मत्त हाथी को दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या लग रहा है आपको? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, या डी ना तो एक ना ही दो? तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स इसमें? केवल दो, बी। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जो अमरावती स्तूप था फ्रेंड्स, वो महावीर जी के जीवन से ना संबंधित होकर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब हम हर्ष के बारे में जानेंगे। ए कह रहा है कि हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी है। बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फायान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। सी कह रहा है, हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया था। फ्रेंड्स, ये भी सही है, उसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था। डी कह रहा है कि हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था और शायद जीवन के अंतिम सालों में वह बौद्ध भी बन गया। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? बी। फायान नहीं आया था फ्रेंड्स, ह्वेनसांग आया था हर्ष के समय पर, और उसने ही क्या करा था? हर्ष के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी, सीयूकी नामक। पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए कह रहा है, इनका जन्म ईसा की 6ठी शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था।
बी कह रहा है इन्होंने एक नए धर्म इस्लाम का प्रवर्तन किया। सी कह रहा है मुस्लिम संवत हिजरी 622 से आरंभ हुआ था। और डी कह रहा है इनकी मृत्यु 832 में हुई थी। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? डी, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 832 में। बाकी स्टेटमेंट सभी सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की? 710, 711, 712, 715। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। जिसका आंसर पहले आएगा उसका नाम यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। ओके, अब दीजिए इजाजत। मैं शीतल पांडे नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके।